हेलो एवरीवन, ये वीडियो है AIBE 4th जो कि 2012 में कंडक्ट हुआ है। इसके हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो बने रहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन ए बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट। क्या बोला गया है आपसे कि बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट की जाती है मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट। तो by the police officer, by the court, both by the police officer and the court, either one or two. Number 1. तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, both by the police officer and the court. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. 1 minute. यस, क्वेश्चन नंबर 2 है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऑफेंस का कौन सा क्लासिफिकेशन आता है CRPC के अंदर? तो देखिए, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल आता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ये भी आता है, समन केसेज एंड वारंट केसेज ये भी आते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4th, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन विद ड्यू नेगोशिएशंस इन द। क्या बोला गया है? देखिए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसमें जो कि प्रीडोमिनेंटली किस पर बेस्ड है? UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पर विद ड्यू नेगोशिएशन। ड्यू नेगोशिएशन किस में है? इसमें नन ऑफ द अबव, अनसाइट्रल, अनटार्ड, अनकोसोयू, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। देखिए, उपभोक्ता, मैं इसी को दोबारा बता रही हूँ आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का प्रधानता से आधारित है। जो प्रस्ताव इसमें वार्ता से है, तो इसमें कोई भी ये तीनों ही ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं, उसमें से किसी से भी ये इनका कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन किए गए हैं? कहाँ कॉग्निजेबल तो कहाँ है? 2 में डिफाइन किए गए हैं, और नॉन कॉग्निजेबल है 2L। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये मैंडेटरी होता है कि अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है? किस सेक्शन में है? सेक्शन 57 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस पुट टू ए विटनेस। ए रिफ्यूज कर देता है, ये मना कर देता है आंसर देने से, जो कि क्वेश्चंस पुट टू अ विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC इज एन ऑफेंस अंडर। क्या बोलते हैं कि ए ने मना कर दिया जो कि क्वेश्चंस पूछे गए विटनेस के सामने उनका जवाब देने से। किस सेक्शन में? 161 के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वह यह ऑफेंस किस में आता है? किस में आता है ये? सेक्शन 179 IPC में यह ऑफेंस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कैग है इंडिया में, जो कैग का अपॉइंटमेंट होता है, उनका अपॉइंटमेंट का पीरियड कितना होता है, आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कैग का जो अपॉइंटमेंट का पीरियड होता है वो होता है 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो 6 साल होगा या 65 साल, जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो जाएगी उसी के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड्स करते हैं। किस में करते हैं, मतलब किस सेक्शन में किया जाता है? तो 161 ऑफ CRPC में किया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, विटनेस के स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। सेक्शन 2D के अंदर जो कंप्लेंट की जाती है वो किस फॉर्म में होगी, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो राइटिंग में भी हो सकती है और ऑरल में भी हो सकती है, दोनों ही तरीके से मान्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रेलिवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872। रेलिवेंट फैक्ट कौन से माने गए हैं एविडेंस एक्ट में? तो देखिए, फैक्ट्स रिगार्डिंग मोटिव,
फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट विदाउट रिलेटेड कंडक्ट, फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्लब्ड विद कंडक्ट, फैक्ट्स विच मेक अदर रेलिवेंट एंड फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखिए फैक्ट्स रिगार्डिंग मोटिव, मोटिव से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे यहाँ पर वो आप रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। विटनेस की कॉम्पिटेंसी का टेस्ट किया जाता है, तो वो क्या होगा? हर बीइंग इंटेलिजेंट, मस्ट बी मेजर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड गिविंग रेशनल आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, जो विटनेस की कॉम्पिटेंसी का टेस्ट है वो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर। मतलब विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं, इस चीज़ को टेस्ट किया कैसे जाएगा कि वे क्वेश्चंस को समझने पे और उनका रेशनल आंसर देने में कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC इन राइटिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इज साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज हिट बाय। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है? हमारा सेक्शन 161 के सबसेक्शन 3 में यह बात की गई है। ठीक है, कि विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेंगे और साइन किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा। ये हिट किया गया है सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड इफ कम्युनिकेशन। क्या बोला है कि कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको प्रिविलेज किया गया है। यदि कम्युनिकेशन was made during marriage even without promise of confidentiality, यदि वह मैरिज के दौरान किया गया है और विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का, चाहे कोई प्रॉमिस नहीं है लेकिन फिर भी हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई भी अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो उसको प्रिविलेज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वे विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट भी पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री और ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा आपका इसमें? क्रॉस एग्जामिनेशन में जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनको विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज एक्सेप्शन एज रूल ऑफ हियर से एविडेंस। जो हियर से एविडेंस हैं उनके रूल के रूप में एक्सेप्शन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट्स फॉर्मिंग प्ली ऑफ एलिबी, फैक्ट्स रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ एक्यूज। तो इसमें क्या आएगा आपका? विच वन इज एक्सेप्शन एज रूल ऑफ हियर से एविडेंस। ठीक है, हियर से एविडेंस का रूल क्या है? तो आएगा आपका 15 का फर्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? देखिए, फर्स्ट है फैक्ट्स इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लाइबिलिटी और कम्युनिटी, और थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नन। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इसमें नन। ठीक है, फैक्ट इन इशू ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलिवेंट फैक्ट इज। रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? फैक्ट्स लॉजिकली रेलिवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू। फैक्ट जो कि किसी फैक्ट इन इशू से लॉजिकली रेलिवेंट है, ये तो सही है। फैक्ट्स लॉजिकली रेलिवेंट, फैक्ट्स लीगली रेलिवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू, ये गलत है। लॉजिकली तो रेलिवेंट होना चाहिए, लीगली रेलिवेंट नहीं होता। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एविडेंस। एविडेंस से आपका क्या मतलब है? देखिए, एवरी फैक्ट कनेक्टेड विद केस, केस से कनेक्टेड हर एक फैक्ट, फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, बोथ और नन। ठीक है, तो एविडेंस से मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है।
आंसर सिर्फ वही होगा जो बेयर एक्ट में आपके लैंग्वेज लिखी हुई है, तो हमें सिर्फ वही देखनी है, हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि अरे इसका मतलब भी एविडेंस हो सकता है, हो सकने से मतलब नहीं है, जो आपका बेयर एक्ट में दिया हुआ है सिर्फ वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वह कैसा एग्रीमेंट होगा, तो वॉइड होगा। कोई भी एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का में क्या करेक्ट है, इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है बोथ 1 and 2, द कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, बोथ 1 and 2। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यह वह कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्टी हैज़ नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं होती कि वह एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकती है एज इट इज, जैसा है उसी फॉर्मेट में, और उसको साइन कर सकती है, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फेमस कार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी 1893 1 QBD 256 द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन बीइंग, ठीक है, क्या होने पर, मतलब कि ऐसा पूछा है कि कार्ली वर्सेस कार्बोलिक का जो फेमस केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है ऑन बीइंग, मतलब क्या करने पर ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट माना जाता है। तो देखिए कम्युनिकेटेड, एक्टेड अपॉन, रिफ्यूज्ड और एडवर्टाइज्ड। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, एक्टेड अपॉन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर, जैसे ही सामने वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके ऊपर अगर पार्टी ने कोई एक्ट कर लिया तो मतलब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऑन बीइंग एक्टेड अपॉन, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉन्टिजेंट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट अंडर सेक्शन 36, कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट है उसके ऊपर कंटिजेंट एग्रीमेंट है तो वह कैसा माना जाएगा, कैसा माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, सॉरी वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 36 में वॉइड की बात की गई है। ठीक है, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट है जो कि इम्पॉसिबल इवेंट पर है, तो इवेंट इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड माना जाएगा, सेक्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या है, तो क्या मतलब होगा, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, कंसेंसस एड इडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए जस इन पर्सोनम मीन्स ए राइट अगेंस्ट, देखिए जस इन पर्सोनम का क्या मतलब होता है, राइट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जस इन पर्सोनम। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट इन ये तो हो गया आपका, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, अनमैरिड रहने का कोई एग्रीमेंट किया गया है तो मैरिज को रेस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भी एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वॉइड हो जाएगा। तो ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 26 में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की इन एडुकेसी होना डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो वह कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं करेगा, डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ठीक है, 26 का आप पाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो वह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, क्या होगा, एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। कहाँ दिया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर के द्वारा गुड्स को एक्सपोजर करना,
क्या कहा जाएगा, बताइए। कहा जाएगा इनविटेशन टू ऑफर। जैसे शोरूम पर कपड़े वाले ने, कपड़े वाली दुकान पर शोरूम, मतलब कपड़े का जो शोरूम है उसमें कपड़े लगे हुए होते हैं, तो वो कपड़ों का जो एक्सपोजर कर रहे हैं वो क्या होता है, एक इनविटेशन दिया जाता है ऑफ़र का, इनविटेशन टू ऑफ़र। ठीक है, कि हमारे ये कपड़े बेचने के लिए हैं तो आप आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ़र अंडर सेक्शन 2A इज, जो सेक्शन 2A के अंदर ऑफ़र है वो क्या है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें, ऑफ़र मतलब विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्शन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। ठीक है, मतलब कुछ करने की इच्छा, और एब्सटेन फॉर डूइंग मतलब कुछ काम को नहीं करने से एब्सटेन होना, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर, ये कहा जाता है ऑफर। कहाँ दिया गया है, 2A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल एट लॉ इज, एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया गया है, 2KH में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ऑल द अबव। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर इसमें ग्रेस दी गई थी बच्चों को, जब ये पेपर लगा था तो यहाँ पर एक बोनस मार्किंग का कोई ऑप्शन रखा था, क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्यूट में था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट एक करेक्ट स्टेटमेंट बता देती हूँ, क्योंकि सारे ही करेक्ट हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 7 द सूट में बी फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 में जो सूट किया गया है वो स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए है, और इन द अल्टरनेटिव फॉर कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन के अल्टरनेटिव के लिए। अंडर सेक्शन 7 पिक्यूनरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। क्या है, जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है वह एडिक्वेट रिलीफ नहीं माना गया है टू द प्लेंटिफ फॉर द लॉस ऑफ आर्टिकल, एंड द relief paid is for injunction restraining the defendant from disposing of article or otherwise injuring or concealing it for return of the same। ठीक है, तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं कही गई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पे, सारे ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज। वॉइड एग्रीमेंट क्या सिग्निफाई करता है, तो देखिए, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि यह एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, इसलिए इसको वॉइड घोषित कर दिया गया है। तो वॉइड एग्रीमेंट ये चीज़ सिग्निफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और वॉइड एग्रीमेंट कहाँ दिए गए हैं, 2KG में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कह रहे हैं कि जो TP एक्ट है उसमें अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलता है ऑन ट्रांसफ़र। ठीक है, फॉर हिज बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए। तो वह कब मिलता है, आपको पूछा गया है कि वो कब मिलता है, तो अपॉन हिज बर्थ, उसके बर्थ होते ही उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35, विच सेक्शन ऑफ TP एक्ट डील्स विद ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट की बात कहाँ की गई है, सेक्शन 127 में। ठीक है, ऑनरस गिफ्ट की बात की गई है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ देखना है। तो देखिए, फर्स्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया।
एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो एक बात बता दूं मैं आपको, ये उस टाइम तो ये सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन आज के हालात में ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अब तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को उस पर सारे ही सेंट्रल के एक्ट अप्लाई कर दिए गए हैं, तो जम्मू और कश्मीर इंक्लूड माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग डैमेज। ये मैंने बोला ना सही है, ये हमारा गलत है, अब हमारा ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक तो ये इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ये उस टाइम का पेपर है 2012 का, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर दूसरा था। देखिए सेकंड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग डैमेजेस। ये क्या करें, जब डैमेज को असर्टेन करने का कोई स्टैंडर्ड फिक्स ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब उस कार्य को ही कराया जाएगा, परफॉर्मेंस ही करवाई जाएगी, तो ये ग्रांट किया जाता है, तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर द एग्रीव्ड पार्टी कैन बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड इन मनी। जहाँ एग्रीव्ड पार्टी को एडिक्वेटली कंपनसेटेड करना मनी में, ही विल गेट ओनली अ डिक्री फॉर डैमेज नॉट द रिकोर्स टू। ठीक है, जहाँ एग्रीव्ड पार्टी को एडिक्वेटली कंपनसेट किया जा सकता है मनी में, वहाँ वह डैमेज की डिक्री मिलेगी उसको। ठीक है, ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। तो ये हमारे सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। वैसे आज की तारीख में देखा जाए तो वो जो फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर वाला, ये हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, इसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है BCI, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में किसको रखती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, बोथ 1 and 2। ठीक है, BCI के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स। NI एक्ट है 1881 का, वह फोर्स में कब आया। तो कब आया हमारा ये 1 मार्च 1882 को। ठीक है, 1 मार्च 1882 को फोर्स में आया है NI एक्ट, और ये दिया गया है सेक्शन 1 में NI एक्ट के। नेक्स्ट देखिए, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन NI एक्ट 1881। मतलब जो टर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको कहाँ डिफाइन किया गया है, तो कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। यहाँ दोनों ही जगह सेक्शन 13 लिखे गए हैं, तो ध्यान रखना, ऑप्शन पर मत जाइए। सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। ठीक है, इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को इनेक्ट कब किया गया है, तो हमारा आंसर होगा 1996 में इनेक्ट किया गया है। ठीक है, 1996 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को इनेक्ट किया गया है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। तो बने रहिए, लगातार वीडियोज़ देखते रहिए, और गुड लक आपके AIB 17 एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।